नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हुई काउंटिंग। मरवन और सरैया प्रखंड में ज्यादातर नए चेहरों को मिली जीत। सुबह से ही मतगणना केंद्र पर समर्थकों की लगी रही भीड़। एक और वकील के घर को चोरों ने बनाया निशाना। नकदी समेत 12 लाख की संपत्ति पर किया हाथ साफ। और बकरी खोजने निकली 2 लड़कियों का अब तक कोई सुराग नहीं। परिवार वालों की बढ़ी बेचैनी। पुलिस पर लगाया उदासीन रवैया अपनाने का आरोप। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुक्रवार को मरवन और सरैया प्रखंड के पंचायत चुनाव की मतगणना शुरू हुई। मरवन प्रखंड के उम्मीदवार सुबह 6 बजे से ही आरडीएस कॉलेज मतगणना केंद्र पहुंच गए। केंद्र के बाहर समर्थकों की भीड़ लगी रही। इससे देर शाम तक सड़क पर जाम की समस्या उत्पन्न रही। बीच बीच में पुलिसकर्मियों को लाठी भी चटकानी पड़ी। काउंटिंग प्रक्रिया का लाइव वेबकास्ट भी किया गया है। इस बीच मतगणना में विलंब होने पर वहां मौजूद डीडीसी आशुतोष द्विवेदी काफी नाराज भी हुए और व्यवस्था को सुधारने का निर्देश दिया। इस बार के पंचायत चुनाव में ज्यादातर पुराने जनप्रतिनिधियों को हार का सामना करना पड़ा है। नए प्रत्याशी चुनकर आए। इस बार बाजार समिति मतगणना केंद्र पर सरैया प्रखंड के 29 पंचायतों की गिनती काफी देर से शुरू हुई। उम्मीदवार और उनके समर्थकों का धैर्य टूट गया और उन सभी का आक्रोश भड़क उठा। हंगामा करने वालों को खदेड़ दिया गया। सरैया प्रखंड में भी काफी नए चेहरे जीत कर आए हैं। काउंटिंग के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखा गया। बिना मास्क के किसी को भी केंद्र के अंदर नहीं जाने दिया गया। निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम प्रणव कुमार ने दोनों ही आरडीएस कॉलेज और बाजार समिति मतगणना केंद्रों का निरीक्षण कर उचित दिशा निर्देश दिया। देर शाम तक काउंटिंग जारी रही। मतदान केंद्रों पर जो मतगणना केंद्रों पर दोनों ही मतगणना केंद्रों पर बड़े शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना का कार्य प्रारंभ हो गया है। यहाँ हम लोग अभी रामदयालु सिंह कॉलेज में हैं, जहाँ पर मरवन प्रखंड के विभिन्न जो 6 पद हैं, उन 6 पदों पर जो मतदान संपन्न हुआ उसकी मतगणना का कार्य यहाँ पर चलाया जा रहा है। अब तक 4 राउंड हो चुके हैं, चौथा राउंड प्रगति में है। तो काफ़ी लोग अपना जो भी एजेंट्स वगैरह हैं उन लोगों को भी एक्सेस दिया गया है और पूरी पारदर्शिता के साथ बेहतर वातावरण में मतगणना का कार्य संपन्न कराया जा रहा है। इसी तरह की व्यवस्था बाजार समिति के प्रांगण में सरैया प्रखंड के जो मतदान पड़े हैं उनका मतगणना सरैया का बाजार समिति में कराया जा रहा है। वहाँ भी व्यवस्था बेहतर है और हम उम्मीद करते हैं कि देर शाम तक मतगणना का कार्य समाप्त हो जाएगा। बारिश और जल जमाव के कारण थोड़ा धीरे है सर, मतगणना जो है थोड़ा रफ्तार धीरे है। देखिए, ये शुरुआती कुछ जो दौर होते हैं, शुरुआती जो चरण होते हैं उसमें थोड़ी आरंभ में स्लो होता है, फिर ये जोर पकड़ता है और बारिश के चलते भी थोड़ी दिक्कत निश्चित रूप से हुई है। तो अब ये काफ़ी स्मूथली चलेगा और बाई लेट इवनिंग हम लोग उम्मीद करते हैं कि मतगणना का कार्य संपन्न हो जाएगा। सर लाठीचार्ज भी हुई है बाजार समिति। देखिए, कहीं कोई इस तरह की बात नहीं है। यदि ट्रैफिक को स्मूथ करना है ताकि सभी लोग आसानी से आ सकें, जो एजेंट्स हैं, खासकर जो निर्वाचन लड़ रहे हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनको आना है, उनके लोगों को आना है, उसके लिए स्मूथ ट्रैफिक बनाने की पूरी व्यवस्था की गई है और उस प्रक्रम में सभी लोग अपने अपने कर्तव्य स्थल पर मुस्तैद हैं और ट्रैफिक को स्मूथ बना रहे हैं। मुजफ्फरपुर की कुढ़नी और तुर्की ब्लॉक में पंचायत चुनाव के नामांकन के दूसरे दिन प्रत्याशियों और समर्थकों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। विभिन्न पदों के लिए आए प्रत्याशियों और उसके समर्थकों को पुलिस की लाठी भी खानी पड़ी। तुर्की ब्लॉक में लगातार भीड़ बढ़ने से भगदड़ की स्थिति हो गई। अनियंत्रित भीड़ को कंट्रोल करने के लिए डीएसपी पूर्वी अभिषेक आनंद ने दलबल के साथ खुद मौके पर थोड़ा बल प्रयोग कर
भीड़ को कंट्रोल किया, तब जाकर शांतिपूर्ण तरीके से प्रत्याशियों ने अपना अपना पर्चा दाखिल किया। एजेंडा है मेरा, मतलब पंचायत में भ्रष्टाचार को दूर करना, मतलब महिला मुखिया बनेगी तो महिला मतलब हम खुद अपने से हम काम करेंगे, ये सब चीज़ महिला को जागरूक करना है। मतलब मुखिया पति काज नहीं करेंगे, स्वयं हम। मुख्य एजेंडा क्या होगी आपको? विकास का क्या है मुद्दा? मतलब सड़क नाला ये सब स्कूल के सब अभी वर्तमान जो मुखिया उनके द्वारा क्या सब किया गया और क्या नहीं किया गया? हुआ, जो काम हुआ है ठीक ठाक हुआ है, जो बचा है उस काम को हम पूरा करेंगे। शहर में बढ़ते चोरों के आतंक पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। प्रतिदिन चोर निडर होकर एक बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन पुलिसिया कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। बेखौफ चोरों ने गुरुवार रात जुरन छपरा रोड नंबर 6 डेरा गांव स्थित अधिवक्ता मिथिलेश कुमार चौधरी के बंद घर में घुसकर एक बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दे दिया। चोरों ने अलमीरा में रखे 60,000 कैश समेत 12 लाख रुपए की कीमती ज्वेलरी पर भी हाथ साफ कर दिया। घटना के संबंध में अधिवक्ता मिथिलेश चौधरी ने बताया कि मां और पिता की तबीयत खराब होने की वजह से वे सब परिवार कटरा स्थित अपने गांव गए हुए थे। इसी दौरान चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया है। मौके पर पहुंची ब्रह्मपुरा पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। क्या घटना घटी है जरा बताइए। मेरे माताजी पिताजी बहुत अस्वस्थ हैं। ऐसा है कि वो मरणासन हैं। उन्हीं के सेवा शुश्रूषा में लगभग 20-25 दिन से हम लोग अपने गांव पर कटरा थाना में खंगुड़ा ग्राम है, वहाँ पे लगे हुए हैं सेवा में। हम परिवार में सिर्फ पति पत्नी हैं और माता पिताजी, और कोई है नहीं, इसलिए हम गांव पर दोनों आदमी गए थे वहाँ। और यहाँ रात 1:15 बजे में हमको फ़ोन के द्वारा मालूम हुआ कि मेरे घर में चोरी हो रहा है, और तब तक मोहल्ला वासी के द्वारा शायद घेर घार किया गया, लेकिन कोई पकड़ाया नहीं। सुबह हम आए हैं तो देखे हैं कि मेरे घर का बहुत सारा सामान, लगभग मेरी 2 बहू का 200 ग्राम सोना का गहना वगैरह, और पत्नी का 50-60 ग्राम का गहना वगैरह, और चांदी का भी आधा किलो के अंदाज कितना रहा होगा गहना का? लगभग 10-12 लाख रुपए का कुल गहना रहा होगा। कैश भी था? कैश था 50-60 हज़ार रुपया कैश था। क्या हो गया सर? वो सब कुछ नहीं है, पूरा लॉकर खोल करके, अलमीरा खोल करके उसमें से गायब है। कीमती कपड़ा भी गायब है पत्नी का। गुरुवार को काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के स्पीकर चौक पर जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें से एक पक्ष की रशीदा खातून गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। घायल रशीदा खातून और उनके पति मोतियुर रहमान ने पड़ोस के ही सैफ, लंखे, बच्चा, आरजू, अशरफ, चांद और दुलारे समेत आधा दर्जन लोगों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए थाने में मामला दर्ज करवाया है। पड़ोसी आए थे मेरे घर में, मैं काम करा रही थी लेबर सबसे, और कोई नहीं था। लेबर लोग थे, काम कर रहे थे। दोपहर के बाद 1:30-2 बजे के करीब, और 2 लड़का घुसा। उसके बाद कैमरा तोड़ने लगा, और लेबर का चार्ज रखा हुआ था, पैसा उसमें थैला में, वो उठा लिया। उसको हमने पकड़ा तो उन्होंने जो हम पर हमला किया, धक्का देकर गिराया। छड़ था, गिर गए उस पर। 2 आदमी से था, जिसका नाम सैफ आलम है, एक का नाम आरजू है। क्या चाहता है वो लोग? वो लोग यही चाहता है कि इसका मकान छीनकर किसी तरह से इन लोग को दुश्वार करके भगा दें। हड़पने के चक्कर में मेरा मकान पुराना है, उसी पर बना रहे थे, और वो लोग दुश्मनी करते जा रहा है। लेबर सबको भी मारा। लेबर लोग डर के मारे भाग गया। उसके बाद में वो लोग कोई रड उठाया, कुछ सामान भी हथियार लिए हुए थे, और काफ़ी 20-25 के तादाद में लोग था घुसाघर में मेरे। सब मिलकर इस तरह से हमला किया, और उसके बाद लेबर सब डर के मारे भागा। उन लोग पर भी हमला किया। अकेले थे उस वक्त, कोई नहीं थे। मेरे शौहर और देवर दोनों नमाज़ पढ़ने गए थे जोहर का। अकेले पाकर इस तरह से घर में घुसा, और पूरा सारा को बिठा कर तोड़ फोड़ करके रख दिया। पहले तो कैमरा ही पर हमला किया, कैमरा को तोड़ के करके, उसके बाद तो फिर मेरे साथ मारपीट का और सामान छीना मेरा। मौसम विभाग के द्वारा जारी ऑरेंज अलर्ट का असर कल देर शाम से ही जिले में दिखने लगा था। रुक रुक कर हो रही मध्यम और तेज वर्षा के कारण जिले में एक बार फिर से शहरवासियों को जल जमाव झेलना पड़ा।
बेहद मुश्किलों के बाद निकला जल जमाव का पानी निचले इलाकों में एक बार फिर से लग गया है, जिसके कारण शहरवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सदर अस्पताल, मोती झील सहित जिले के तमाम निचले इलाके एक बार फिर से पानी पानी हो गए। मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट के बावजूद निगम प्रशासन की कोई तैयारी नहीं दिखी और इसका खामियाजा जिले वासियों को जल जमाव के रूप में एक बार फिर से झेलने को मजबूर होना पड़ा। सर बहुत परेशानी हो रहा है, वर्षा में आए हैं, इतना पानी है, नीच कर आ रहे हैं। कहाँ से आए थे? अभी तो गए थे मोती झील से आए, मोती झील से यहाँ से आए हैं स्टेशन से। परेशानी थोड़ी सी बारिश होती है, मोती झील में घुटना भर पानी लग जाता है। आने जाने में काफ़ी परेशानी, बड़े बड़े गड्ढे हैं। कोई देखने वाला नहीं है, कोई नेता देखने वाला नहीं। ये हमेशा का बिजनेस पर भी असर पड़ रहा है। बिजनेस पे काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर के लिए स्वास्थ्य विभाग ने अब मोबाइल वेलनेस सेंटर की शुरुआत की है। आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य सेवाओं को जन समुदाय तक पहुंचाने के इरादे से मोबाइल वेलनेस सेंटर शुरू किए गए हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को समाहरणालय परिसर से जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने मोबाइल वेलनेस सेंटर को हरी झंडी दिखाकर प्रखंडों के लिए रवाना किया। मौके पर उपस्थित जिलाधिकारी ने कहा कि मोबाइल वेलनेस सेंटर वाहन जिले के सभी प्रखंडों के पंचायत में जाकर लोगों का इलाज करने में मददगार बनेंगे। वहीं सिविल सर्जन विनय कुमार शर्मा ने बताया कि इन वाहनों से सामान्य गैर संचारी रोगों की स्क्रीनिंग और सामान्य नेत्र रोगों के उपचार की सुविधा दी जाएगी। साथ ही कहा कि मोबाइल एंड वेलनेस वाहनों में डॉक्टरी सलाह के लिए टेली कंसल्टेंट की सुविधा भी रहेगी। इन वाहनों में स्टाफ नर्स और नेत्र सहायक भी मौजूद रहेंगे। साथ ही आंखों की जांच से संबंधित सभी प्रकार के उपकरण भी इसमें रहेंगे। वेलनेस सेंटर का ये की सोच है। इसके अंतर्गत हम लोगों ने ऑलरेडी पंचायतों में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हमारा काम भी कर रहा है। आयुष्मान भारत के तहत हम लोगों ने हेल्थ फैसिलिटी को अपग्रेड किया है और अभी 172 हमारे विभिन्न पंचायतों में हेल्थ वेलनेस सेंटर चल रहे हैं। उसी क्रम में ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, एक मोबाइल हेल्थ वेलनेस सेंटर स्टार्ट आज किया जा रहा है, जिसमें वैसे एरिया जहां अभी हमारे जो प्राइमरी बिल्कुल लोअर लेवल के हेल्थ सेंटर्स हैं जो कि अपग्रेड नहीं हुए हैं, यहाँ हेल्थ वेलनेस सेंटर बनाने का की प्लानिंग है। और रीच प्रॉब्लम है, जहाँ आउटरीच प्रॉब्लम है, वैसी जगहों पर अभी जा करके हम लोग सारी मेडिसिन की सुविधा और जांच की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। यहाँ टेली मेडिसिन की सुविधा इसमें उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर ऑप्टोमेट्रिस्ट जो कि आँख के पावर की जांच करेंगे और उसके बाद चश्मा बना करके उसका वितरण कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, शुगर, इन सब चीज़ की जांच कराई जाएगी। तो प्राइमरी लेवल पर जो जांच होती है, जो चीज़ें होती हैं, उनको हम लोग आइडेंटिफाई करके उनको पूरी तरह से मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध कराने की सुविधा प्रदान की जाएगी। और सबसे बड़ी इसकी खासियत और विशिष्टता है कि बिल्कुल उस जगह पर हम लोग जा रहे हैं जहाँ पर लोग हैं। लोगों को वहाँ नहीं आना है, बल्कि हम लोग लोगों के पास जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से वैसे समुदाय, वैसे लोग जो कि किन्हीं कारणों से या तो अंडरलाइंग डिजीज़ है उनके अंदर लेकिन पता नहीं चल पा रहा है, तो वैसे रोगों की भी जांच हो पाएगी और बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएगी। ये गाड़ी है जिसमें कि आपका कैंसर, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज तथा आँख के जांच की सुविधा है। और ये एक ब्लॉक में 1 महीने तक रहेगी और अलग अलग गाँव में जाके वहाँ के लोगों का डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर के लिए स्क्रीनिंग करेगी तथा आँखों की जाँच करेगी। और उन बीमारियों से संबंधित सभी दवा भी इस गाड़ी में उपलब्ध है। तो ये इसका बैकअप प्लान बना हुआ है, प्रभारी के देखरेख में काम करेगी। और स्थानीय आशा आंगनबाड़ी को भी इसकी सूचना दे दी गई है कब कहाँ जाएगी, ताकि लोगों को मोबिलाइज करके आए, उनका स्क्रीनिंग हो सके। आरटीपीसीआर वैन वाली हालत तो नहीं होगी सर? नहीं, ये जो है ये नहीं है, वो ये जो है सो आपका जपाएगो है, आपका NGO, उसके द्वारा चलाई गई है और ये जांच करने जा रही है। इसको जांच होकर नहीं, हर प्रखंड में एक महीने के लिए दिया गया है। मोतीपुर थाना के बथना गांव से बकरी खोजने निकली 2 लड़कियां शनिवार की शाम से रहस्यमय ढंग से लापता हो गई हैं। लगभग 7 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक दोनों का पता नहीं चल पाया। परिजन काफी परेशान है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस मामले की छानबीन ढंग से नहीं कर रही है। 7 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। परिजनों ने गांव के ही 5 लोगों के खिलाफ लिखित शिकायत दी है। 5 के खिलाफ मामला दर्ज करके पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।
आपको बताते चले कि बथना गांव से शनिवार की शाम लगभग 5 बजे 2 लड़की बकरी की खोज में घर से निकली। उसके बाद घर नहीं लौटी। काफी खोजबीन करने के बाद परिजनों ने मोतीपुर थाने में बथना गांव के 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। हमको बउआ 7 दिन से गायब है। पुलिस क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रहा है। आता है घूम कर चल जाता है, कुछ भी नहीं करता है। हम लोग तो ये सोचते हैं कि इधर से खोज के ले आए, कि कोई काम आगे बढ़ेगा। कुछ भी तो होवे नहीं करता है। पुलिस अब क्या मांग कर रहा है? कुछ नहीं मांग कर रहा है। पुलिस अब क्या चाहते हैं? पुलिस कुछ नहीं बोलता है। जिले में कोरोना के मामले 0 हो जाने के बाद मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी के नए आदेश पर समाहरणालय परिसर में बगैर मास्क के आज से नो एंट्री लगा दी गई है। बगैर मास्क के आने वाले से 50 रुपए का फाइन वसूला गया। एसडीओ पूर्वी कार्यालय के कर्मियों के द्वारा मास्क चेकिंग अभियान पूरे समाहरणालय परिसर में चलाया गया। मास्क चेकिंग अभियान के दौरान परिसर में बगैर मास्क के जो भी दिखे उनसे फाइन वसूला गया। फाइन वसूल रहे कर्मी ने बताया कि शुक्रवार से जिलाधिकारी के आदेश पर अब बगैर मास्क के समाहरणालय में रोक लगा दी गई है। बगैर मास्क के आने वालों से जुर्माना वसूलने के बाद ही समाहरणालय में प्रवेश किया जाएगा। वहीं उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि कोरोना अभी गया नहीं है, मास्क जरूर पहने। अभी मास्क चलान का अभियान चलाया जा रहा है। ठीक है, जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर के आदेशानुसार अनुमंडल पदाधिकारी मुजफ्फरपुर का निर्देश दिया गया है कि समाहरणालय परिसर में किसी भी व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति जो खास नामांकन या कोई भी काम करने आते समाहरणालय परिसर में वो मास्क पहन के आएंगे। ठीक है, जिस तरह से बीमारी हम लोग अन्य राज्यों में देख रहे हैं कि बीमारी फैल रही है धीरे धीरे, इसको बचाव हेतु खासकर अपने लिए, दूसरे के लिए नहीं। बहुत सारे लोगों को हमने रोका, उन्होंने कहा कि दूसरों ने नहीं पहना है। ये बात की ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। हमको अपने लिए बचाना है। हम मास्क खुद के लिए पहन रहे हैं, अपने जीवन रक्षा के लिए। कुल कितने चालान काटे गए हैं? सर अभी कुल 8 सर चालान कटी गई है सर, 8 चालान कटी गई है सर। ठीक है, अभियान आगे भी जारी रहेगा? ये आगे भी जारी रहेगी। खासकर इलेक्शन को देखते हुए आगे भी अभियान जारी रहेगी। और समाहरणालय परिसर को हम लोग पूर्णतः मतलब कि मास्क के साथ ही कोविड के पूरे नियमों का पालन कराना हम लोग का वो कर्तव्य है। कुछ रोगियों के लिए जिले में 1874 में शुरू किए गए द लेप्रोसी मिशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा संचालित लेप्रोसी हॉस्पिटल के सफलतापूर्वक 174 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य और गांधी जयंती की पूर्व अवसर पर द लेप्रोसी मिशन ट्रस्ट इंडिया के द्वारा शुक्रवार को मिठनपुरा स्थित एक निजी होटल के सभागार में सकरा और मुशर्रफ प्रखंड के कुष्ठ रोगियों, दिव्यांग और अत्यंत गरीब महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सामुदायिक परियोजना वेल का शुभारंभ किया गया। इस परियोजना से कुष्ठ रोग से प्रभावित 2500 से अधिक गरीब महिलाएं इस परियोजना से लाभान्वित हो पाएंगी। वहीं परियोजना प्रबंधक जीएम जॉर्ज ने बताया कि गांधी जयंती के अवसर पर द लेप्रोसी मिशन ट्रस्ट इंडिया के द्वारा सकरा और मुशर्रफ प्रखंड के कुष्ठ रोग, दिव्यांग और अत्यंत गरीब महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए परियोजना वेल की शुरुआत की गई है। सर, आज का कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि गांधी जी के गांधी दिवस के अवसर पर लेप्रोसी मिशन ट्रस्ट इंडिया द्वारा एक अभियान की शुरुआत करी जा रही है, जिसका उद्देश्य है कि गांधी जी का सपना कुष्ठ मुक्त हो भारत अपना। इस अभियान के माध्यम से हम लोग मुजफ्फरपुर में कुष्ठ रोग के बारे में जानकारियां देंगे। आपके मीडिया के माध्यम से, अपने समुदाय के कार्यक्रम के माध्यम से, स्कूलों के माध्यम से और जो हमारे प्रधान लोग हैं उनके माध्यम से और जो हमारे सरकारी तंत्र है उनके माध्यम से कुष्ठ रोग के बारे में जानकारी दी जाएगी, ताकि एक एक जन को कुष्ठ रोग के बारे में पता हो सके और कुष्ठ रोग से जो जुड़ी भ्रांतियां हैं, जो भेदभाव हैं, वो खत्म हो सके। शुक्रवार को प्रगतिशील सीनियर सिटीजन्स मुजफ्फरपुर के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस पर गिरनी पोखर स्थित आर्य समाज मंदिर में संगोष्ठी एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन सिटीजन्स के अध्यक्ष उदय शंकर प्रसाद सिंह, महासचिव विमल किशोर उप्पल, वित्त सचिव जेसी झा सहित उपस्थित गणमान्य लोगों ने दीप प्रज्वलित कर किया। अध्यक्ष उदय शंकर प्रसाद सिंह ने कहा कि कोरोना काल के बाद पहली बार एक साथ जुटे हैं। हम लोग आगे सीनियर सिटीजन को कैसे मदद करें, इसमें तय होगा। प्रगतिशील सीनियर सिटीजन का और जो
पूरे हिंदुस्तान में 1 अक्टूबर को पूरे हिंदुस्तान में सीनियर सिटीजन का मनाया जा रहा है। उसी की कड़ी में आज हम लोग प्रगतिशील सीनियर सिटीजन के लोग कोरोना काल के बाद एक साथ जुटे हैं और बहुत सारे साथी हमारे खो भी चुके हैं। उनको याद एक दूसरे को देख के जो खुशी का अनुभव हो रहा है, मैं इसका कैसे कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है इस खुशी का कि कैसे कैसे लोग बचे हैं और आगे भी हम लोग कैसे किसी भी बीमारी से एक दूसरे से जुड़ के और वृद्धजन को कैसे मदद करें, सीनियर सिटीजन को कैसे मदद करें, इसी के कार्यक्रम में आज तय होगा कि आगे हम लोगों को क्या करना है और हर महीने हम लोग इस कार्यक्रम को करेंगे, एक दूसरे से जुड़ने का काम करेंगे। पैट रिजल्ट में गड़बड़ी के खिलाफ छात्रों का आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को 11वें दिन भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का विश्वविद्यालय कैंपस में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रहा। धरना के माध्यम से विश्वविद्यालय प्रशासन को चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होगी आंदोलन जारी रहेगा। परिषद के नेताओं ने कहा कि कुलपति से वार्ता में कुछ मुद्दों पर भी सहमति बनी थी। बाकी मुद्दों पर विश्वविद्यालय का रवैया टालने वाला है। कुछ पदाधिकारियों के कारण कुलपति का छात्र से लगभग 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी संवाद स्थापित नहीं हुआ है। विश्वविद्यालय का माहौल असहज है। अभी जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज धरना का 11वां दिन है। लगातार हम लोग धरना में बैठे हैं। बीच में वार्ता भी हुई थी, लेकिन वार्ता असफल रहा। विश्वविद्यालय का सिस्टम एकदम चौपट हो चुका है। अभी वर्तमान में जो पार्ट 1 का एडमिट कार्ड आया है, अधिकतर लोगों का, आधा से ज़्यादा लोगों का मतलब गड़बड़ आ रहा है। किसी का रजिस्ट्रेशन नंबर गलत है तो किसी का सब्जेक्ट गलत आ रहा है और सबका पेन से घस के मतलब ठीक किया जा रहा है। विश्वविद्यालय का सिस्टम एकदम चौपट हो गया है। पूरा चारों तरफ दलाली का माहौल है। छात्र आते हैं तो उनका देखे ही होंगे आप लोग कि सिर फोड़ दिया जाता है। इसी के खिलाफ हम लोग बैठे हुए हैं। पैट में जितना धांधली हुआ है, बीते दिनों जो है 2-3 दिन पहले से लोग सीट के खरीद फरोश में लग चुके थे। अभी तक जो है रिजल्ट आया है। रिजल्ट के लिए वीसी सर बोले क्या होगा, कैसे होगा। वीसी सर कहते हैं कि हाँ रिजल्ट हम जो है सुधार करवाएंगे, मतलब दूसरे एजेंसी से जांच करवाएंगे और उसी दिन नोडल ऑफिसर निकलवाते हैं कि हम इंटरव्यू अगला दिन छपवाएंगे। शौचालय का व्यवस्था, पानी का व्यवस्था पूरा दयनीय स्थिति है। शिक्षा की व्यवस्था तो चौपट ही हो चुकी है। यहाँ पे ठेकेदारी चल रहा है शिक्षा के। एक मैडम है अभी अंबिका शर्मा, मैडम का जो है 11 जगह पे दायित्व मिला हुआ है, पोस्ट मिला हुआ है। फिजिक्स में टीचर नहीं है क्या जो उनको एचओडी बनाया गया है, मैथ में टीचर नहीं है क्या जो एचओडी बनाया गया है, जबकि वो आरडीएस कॉलेज के प्रिंसिपल भी है, सीसीडीसी भी है। तो ऐसे कितने देर वो एक विभाग में बैठते होंगे और उस विभाग का संचालन करते होंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।